हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमने आज के जो न्यूज़ आर्टिकल थे उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम दूसरी वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम डेली एमसीक्यू और मेंस के जो आंसर राइटिंग है उसको उसमें हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आपको पता है कि ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाके घटना चक्र, तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे सारी पीडीएफ मिलेगी, साथ ही अदर बहुत सारे कंटेंट भी आपको वहाँ पे यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज से रिलेटेड आपको प्राप्त होगा। तो आज हम बात करते हैं कौन-कौन से प्रश्न बने हैं, खासतौर पे कल के करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर बात कर रहा है भारत की लीमा 2025 में भारत भागीदारी के संदर्भ में बात कर रहा है। अब बेसिकली अगर आप एक तरह का एक्सपो है, ये डिफेंस एक्सपो है। इसमें जो भी एयर स्पेस संबंधी जो अलग-अलग विमान कंपनियाँ थी, वो सारी सम्मिलित हुई कहाँ पे? मलेशिया में। मलेशिया के लंकावी में। लंकावी में डिफेंस का एक्सपो हुआ है। तो ये बेसिकली बात कर बहुत ही आसान इसमें प्रश्न है। यह लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एरोस्पेस प्रदर्शनी में भारत की पहली भागीदारी है। तो यहाँ पहली भागीदारी में भारत ने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे एक्सपोज पर भागीदारी की है। तो ये स्टेटमेंट आसानी से गलत हो जाती है। टीम स्टेटमेंट है, आपको वैसे भी यहाँ पे आप इसे गलत कर लेंगे एग्जाम में, है ना? आप इसे मतलब करेक्ट कर सकते हैं। इसका जो प्रतिनिधित्व राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने किया, ये एकदम सही बात है। यह आयोजन द्विवार्षिक रूप से होता है। भारत के निजी सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये भी बात एकदम सही है। जो हाल कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या वेरियस जो निजी स्टार्टअप है, प्राइवेट स्टार्टअप, निजी स्टार्टअप, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। मलेशिया कैपिटल के कुआलालंपुर, और लोकेशन देखें आपको मलेशिया की, तो अगर ये आप भारत का मैप देख रहे हैं, आपको मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। ये भारत का आप मैप देख रहे हैं, तो भारत का जो साउथ ईस्ट, जो दक्षिण एशिया है, जिसमें आप देखेंगे ये सारे देश हैं, ये आसियान कंट्रीज है। और इन आसियान कंट्रीज में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक लोकेशन एक कंट्री का तो मलेशिया के हार है कि इसका जो पार्ट बोर्नियो आइलैंड यहाँ पे उसमें ही पार्ट है, यहाँ से मलक्का स्टेट भी निकलती है। यहाँ भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा देश है, म्यांमार है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नेपाल है ना? यहाँ पे भूटान है, ये वाला चीन का एरिया है, फिर पाकिस्तान है यहाँ पे, श्रीलंका है। और ये बिम्स्टेक का निर्माण इस तरह से हो जाता है यहाँ पर बेंगम। तो बेसिकली यहाँ पर तो हमें म्यांमार की लोकेशन देखी थी, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखा। अगला जो प्रश्न है, बात करिए कॉपीराइट और जनरेटिव एआई के विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में भारतीय कानून के तहत एआई निर्मित कृतियां कॉपीराइट योग्य नहीं है। क्या ऐसा है कि जो भारतीय जो एआई निर्मित कृतियां कॉपीराइट योग्य नहीं है? सही बात है। भारतीय कानून के तहत अभी क्या है, जो एआई में जो भी चीजें डेवलप हो रही है उसमें किसी में कॉपीराइट नहीं लगाया जा सकता। ऐसा भारत नहीं, भारत के अतिरिक्त यूएस है, यूके है, हर एक कंट्री में लगभग ऐसे ही एक्ट यहाँ पे भी पारित हुए हैं। बेसिकली एक्ट क्या पारित नहीं हुए, कॉपीराइट संबंधी जो एआई के लिए अभी नहीं है बात। और कल हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें हमने गिबली के बारे में देखा था। गिबली बेसिकली एक आर्ट एनिमेशन आर्ट फॉर्म है। एनिमेशन आर्ट फॉर्म को चैट जीपीटी एक सेकंड में जनरेट कर दे रहा है, तो इससे संबंधित जो मतलब की जो ट्रेडिशनल कला है वो खत्म होने का यहाँ पे खतरा है। अमेरिका की अदालतों ने यह निर्णय दिया कि एआई निर्मित कृतियां मानवीय रचनात्मक नहीं होती, वो कॉपीराइट के तहत नहीं आती। एकदम सही बात है। एआई प्रशिक्षण डाटा में पारदर्शिता को अनियमितता करने की उपाय प्रस्तावित है, ये भी प्रस्तावित है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जाहिर सी बात है कि एआई जो कृतियां हैं वो मानव निर्मित तो है नहीं, और कॉपीराइट एक्ट जिसे 60 वर्षों ज्यादा तक का दिया जाता है, वो अगर आप देखेंगे ये मानव निर्मित कृतियों पर लगता है ना? अब इसके संबंध में ट्राइब्स समझौता भी आपको पता होगा। भारत में भी अगर इस संबंध में कॉपीराइट संबंधी कानून है। तो ये बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे, इसके बारे में हमने देखा। फिर अगला प्रश्न बात करेगा किसके बारे में? भारत म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाश कर रहा है। कल कल देखिए हमने देखा था कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में आर्टिकल हमने पढ़ा, तो सही आर्टिकल है। कारण क्या है? ये राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश मांग निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका करेक्ट है यहाँ पर। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर एक ही व्याख्या कर रहा है। अगर हम भारत का जो कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में देखें, तो अगर ये हम नॉर्थ ईस्ट का मैप अगर देखें भारत का, है ना? और यहाँ पे आपको पता है कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। और ये वाला ये जो वाली जो सीमा हमारी किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। म्यांमार से लगती है। तो भारत ने क्या सोचा कि पश्चिम बंगाल से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जोड़ते हैं, पश्चिम बंगाल से जोड़ते हैं इसको। म्यांमार के जो सितवे पोर्ट है, सितवे पोर्ट के थ्रू रोड, रेलवे और रिवर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो जो सिलीगुड़ी वाला रास्ता जो महंगा है, उससे यहाँ पे भारत को क्या मिलेगा, आसान हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो बांग्लादेश के ऊपर जो निर्भरता है, बांग्लादेश अपने आप को यहाँ पर जो खासतौर पे अभी जो तख्तापलट उसके बाद जिस तरह से उसका रुझान हुआ है, तो उसमें जो हमारी निर्भरता है वो भी हमारी कम हो जाएगी। इस संबंध में यहाँ पे बात कर रहा है। अगला प्रश्न बात करें, डब्ल्यूएचओ की 2025 की जिनेवा असेंबली में महामारी तैयारी
और संस्था के सुधार पर जोर दिया है। कारण क्या है, डब्ल्यूएचओ अपने मुख्यालय को जिनेवा से नैरोबी स्थानांतरित कर रहा है क्योंकि वैश्विक वित्तीय कटौती हो रही है। क्या ऐसा स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई स्थानांतरण का स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ का। हालांकि जो डब्ल्यूएचओ फंडिंग संबंधी यहाँ पे समस्या थी, क्योंकि यहाँ पे 600 बिलियन मिलियन डॉलर के आसपास जो फंड कौन देता है, यूएस देता है। और अगर आप देखें, डब्ल्यूएचओ से बाहर करने का फैसला लिया था ट्रंप ने, बाद में हालांकि अभी से बाइडेन ने फिर से इसमें शामिल हो गए हैं। और थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ के बारे में देखिए तो इसका हेडक्वार्टर देखिए जिनेवा में 1948 में से स्टैब्लिश किया गया था। ग्लोबली अगर आप पेंडेमिक डिक्लेयर करना हो, एपिडेमिक डिक्लेयर करना हो, डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करनी हो, या रोग संबंधी निदान में, वैक्सीन निर्माण में हेल्प करनी हो, तो डब्ल्यूएचओ यहाँ पे कार्य करता है। एक प्रश्न साहित्यिक रह गया ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर संबंधी लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑपरेशन पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ जिसमें भारतीय सैनिक मारे गए थे। क्या ये बात है? अब इतना तो आपको पता है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट अगर हम बात करेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये बेसिकली जो हुआ हमारा, तो बेसिकली जब हमारा पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद ये शुरुआत की गई। हालाँकि यहाँ पे पुंछ वाला जो मामला है, पुंछ में भी अगर देखा आतंकवादी हमले शुरू हुए तो उसके बाद उसको भी यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत नहीं होगा, सही होगा। इस ऑपरेशन पर संसद में चर्चा हुई क्या? ऐसा है? गलत। इस ऑपरेशन पर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई है। यह भारत की सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ विकसित हो रही न्यू नॉर्मल नीति का हिस्सा है। न्यू नॉर्मल नीति का हिस्सा बिल्कुल है, क्योंकि भारत जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी आतंकवाद के खिलाफ, उसका यहाँ पे हिस्सा ही माना जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, वह है मुख्य परीक्षा संबंधी कॉपीराइट संरक्षण के संदर्भ में जनरेटिव एआई द्वारा उत्पन्न कानूनी वैधानिक चुनौतियां। प्रश्न को 3 भाग में बांटिए, परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। परिचय, जाहिर-सी बात है, आपको परिचय में आपको बताना है कि आखिर कॉपीराइट एक्ट क्या है, थोड़ा-सा कॉपीराइट संरक्षण बता देना है और थोड़ा-सा आपको जो एआई का जो चैलेंज है उसको यहाँ पे लिंक करना है। जैसे आप बता सकते हैं कि जैसे चैट जीपीटी, बार्ड, जेमिनी है, जनरेटिव एआई है, ये इतने ज़्यादा प्रशिक्षित हो गए हैं कि कॉपीराइट चीज़ों को भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करने में सक्षम हो गए हैं। और भारत अभी विश्व में क्या है कि एआई जनरेटेड जो कॉपी कानून, उसमें यहाँ पे समस्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे निर्माण नहीं हुए हैं, तो इस संबंध में यहाँ पर एआई को यहाँ पे इससे छूट मिली है। तो ये कहीं न कहीं कानूनी और नैतिक चुनौतियाँ इससे संबंधित दिखाई दे रही हैं। अब मुख्य भाग को आप 2 भाग में बाँटे। एक तो आप बाँटे यहाँ पे कानूनी चुनौतियाँ, दूसरा यहाँ पे बाँटे आप नैतिक चुनौतियाँ। कानूनी नैतिक चुनौतियों में क्या अंतर आपको बताना है? देखिए, कानूनी चुनौतियों में आपको बताइए कि देखिए कृत्रिम जो निर्माण है उसमें एआई के संबंध में कोई कानून अभी नहीं है। जब कानून नहीं है, तो वो समस्या ही नहीं है। फिर दूसरा यहाँ पर देखें, यहाँ पे नैतिक चुनौतियों में आप बताएँ कि जो मूल रचना है उसका अक्सर अगर आप श्रेय बेसिकली उसको मिलना चाहिए, जो उसका निर्माता है, जैसे गिबली आर्ट है। गिबली आर्ट जापान का है। किसी को ये नहीं पता गिबली आर्ट कहाँ का है, लेकिन सबको पता है कि चैट जीपीटी गिबली फ़ोटो जनरेट कर रहा है। तो इससे ये समस्या हो रही है कि जिसका श्रेय जिसको जाना चाहिए उसको यहाँ पे नहीं जा पा रहा है। ये समस्या। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रगति में सुधार, यहाँ पे आवश्यकता किसकी है कि कानून प्रगति में सुधार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पे एक कन्वेंशन होने की आवश्यकता है। पूरे देश को यहाँ पे सहमति बनाने की आवश्यकता है। साथ ही अगर आप देखेंगे कि जो शर्तें हैं, प्रशिक्षित डाटा उसमें पारदर्शिता लाई जाए, मुआवजा तंत्र यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, मुआवजा तंत्र। फिर निष्कर्ष में आप बताएँ कि अभी हालाँकि नवोन्मेष और जो ट्रेडिशनल जो हमारे आर्ट्स फॉर्म, उसमें टक्कर तो दिखाई देगी, आगे चल के तनाव बढ़ेगा, लेकिन दोनों को यहाँ पे प्रिज़र्व करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। फिर हम बात करेंगे, अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विकसित होती आतंकवाद विरोधी नीति में द्विध्रुवी पक्षों को दर्शाता है। इस सीमा पर प्रतिशोधी रणनीतियों के संदर्भ में विश्लेषित कीजिए। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल 2030 में, अप्रैल 2025 में अगर पुंछ में हमले और पुलवामा के बाद अगर देखेंगे, ऑपरेशन सिंधु भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जो लॉन्च किया गया एक सक्रिय उदाहरण है सैन्य प्रक्रिया के रूप में। ऐसे भी हम दीर्घकालिक रणनीति को यहाँ पे क्या करते हैं, बहस भी यहाँ पे शुरू करते हैं। हम मुख्य भाग में आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रगति के बारे में बताएं। बेसिकली ऐसा तो नहीं कि अभी की शुरुआत है, लगातार जो उरी में अटैक हुए, बालाकोट में, है ना, हर जगह अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो पाकिस्तान द्वारा सीमा पार जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा देने की वजह से यहाँ पे शुरू किए गए। फिर इसके रणनीतिक लाभ बता देना कि जीरो टॉलरेंस रीति तो कहीं न कहीं भय की उत्पत्ति होगी कहीं पाकिस्तान के खिलाफ। भारत ने हाल ही में डिक्लेयर किया कि टेरर अटैक को एक, अगर आप देखेंगे, एक भारत की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। फिर भारत द्वारा जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद उसके खिलाफ यहाँ पे विश्व को एकजुट करने का जो प्रयास हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस में सभी देशों को एकजुट करने का प्रयास हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ पे प्रयास दिखाई दे रहा है। फिर चिंताएँ भी हालाँकि इससे है कि जो हमारा स्थानीय है, कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे अस्थिरता यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो विकास के रास्ते में बाधक है। कल हमने यह भी आर्टिकल देखा था कि अर्थव्यवस्था में 1 से 2% का नुकसान होता है, ऐसे युद्ध होने से। जैसा कि 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पे कारगिल युद्ध में हुआ था। तो इस तरह से बहुत से आंकड़े हमने पिछले आर्टिकल्स में ऑलरेडी देख रखे हैं, तो उसी को यहाँ पे उसको कंटिन्यू करने का हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं।
फिर हम बात करें कि हमें करना क्या चाहिए, तो हमें संसदीय समीक्षा तंत्र की स्थापना करने की बात होती है। संसदीय समीक्षा तंत्र, ट्रैक टू डिप्लोमेसी की भी बात होती है यहाँ पर, ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू की जानी चाहिए, दोनों स्तर पर बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान से, चाइना दोनों से, जिससे क्या है क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखा जा सके। फिर हम यहाँ पर बात करें आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम विश्व पे दबाव डाल के बड़ी संस्थाओं का उपयोग करके यहाँ पर अपनाए जा सकते हैं। तो आज के आर्टिकल प्रश्नोत्तर श्रृंखला में इतना ही। आज आप सभी का धन्यवाद।